Hi guys, welcome back to Java Project Development Series, rather I should say multi-threading series. I hope आपने हमारा फर्स्ट वीडियो जो मल्टी-थ्रेडिंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो देख लिया होगा, जिसमें आपको ये पता लग गया होगा मल्टी-थ्रेडिंग क्या होती है, कौन सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर ये लगती है और जावा में मल्टी-थ्रेडिंग करी कैसे जाती है। हमने प्रैक्टिकली बहुत कुछ नहीं करा था, बट कॉन्सेप्चुअली मल्टी-थ्रेडिंग को पिछले वीडियो में समझ लिया था। अब हम बात करेंगे जावा में जो दो तरीके होते हैं थ्रेड्स इंप्लीमेंट करने के, एक होता है रनेबल को इंप्लीमेंट करना और एक होता है थ्रेड को एक्सटेंड करना। इनको अपने कोड में हम कैसे लेकर आएंगे, कैसे थ्रेड एक्सटेंड होगा, कैसे रनेबल इंप्लीमेंट होगा और कैसे हम अपने थ्रेड्स लॉन्च करेंगे। थ्रेड को स्टार्ट करना फ्रेंड्स कहलाता है थ्रेड को लॉन्च करना, और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की ओवरराइडिंग सीखेंगे जिसका नाम होता है रन, जो मल्टी थ्रेडिंग की हार्ट बीट है। अपन कुछ भी थ्रेड से करवाना चाहते हैं उसकी कोडिंग हमको डालनी पड़ती है रन मेथड के अंदर। तो हम देखेंगे कैसे रन को थ्रेड से लेकर ओवरराइड करेंगे और कैसे रन को रनेबल से लेकर ओवरराइड करेंगे, और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे जो आपको मल्टी थ्रेडिंग को समझने में और हेल्पफुल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का इंप्लीमेंटेशन वीडियो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने थ्रेड्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया और आपने मेन थ्रेड के बारे में डिटेल्स भी एक्सप्लोर कर ली। अब आज हम बात करेंगे अपने खुद के थ्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं। राइट, तो आज जो हम पहला प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको उस प्रोग्राम का थीम समझा दूं। ठीक, आज हम इस क्वेश्चन को या इस चैलेंज को पूरा करेंगे। राइट अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन to display all the even numbers as well as all the odd numbers from 1 to 10 using two different threads. क्वेश्चन पढ़ के बताइए नया क्या होने वाला है आज। इवन और ऑड तो आपने बहुत प्रिंट करे हैं ना, यस और नो, है ना। तो आज नया क्या है, कैन यू गेस? आज के प्रोग्राम में नया क्या है? हाँ, तो वो तो क्वेश्चन में दिख रहा है, थ्रेड है नया। आउटपुट में नया क्या आएगा? आज के प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम दो थ्रेड्स लॉन्च करेगा। राइट, इन दो थ्रेड में से एक तो हमारे पास मेन थ्रेड है ही ना, है ना। तो अपन मेन थ्रेड से प्रिंट करवाएंगे ऑड नंबर्स, ठीक है, और हम अपना खुद का एक थ्रेड बनाएंगे, लेट्स कॉल इट माय थ्रेड। हमारे माय थ्रेड से हम प्रिंट करवाएंगे इवन नंबर्स, ठीक है। तो नया क्या है इसमें? ऑड और इवन नंबर हम दो फंक्शन बना के भी तो प्रिंट करा सकते हैं। नया ये है कि आप देखेंगे जब आउटपुट आएगा तो थोड़े से ऑड नंबर आएंगे, उन ऑड नंबर्स के साथ साथ पैरेलली इवन नंबर्स आएंगे, फिर थोड़े से ऑड नंबर आएंगे, फिर थोड़े से इवन नंबर आएंगे। यानी आउटपुट कुछ ऐसा चलेगा, 1 3, फिर इतने में 4, फिर इतने में 5, फिर इतने में 6, कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें से ऑड नंबर जनरेट करने का काम मेन थ्रेड से करेंगे हम, इवन नंबर्स का काम हम लोग करेंगे अपने खुद के थ्रेड से। हम ये भी कर सकते थे कि हम प्रोग्राम में 3 थ्रेड्स बनाते, कर सकते थे, हम ऐसा भी कर सकते थे। हमारे प्रोग्राम में 3 थ्रेड्स होते, एक इवन थ्रेड होता, एक ऑड थ्रेड होता, और एक इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए कौन होता? मेन थ्रेड। ये भी कर सकते थे अपन, बट अभी एक साथ दो दो थ्रेड्स बनाऊंगा तो ट्रेसिंग आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने इवन ऑड की जगह माई थ्रेड बना दिया और मेन से ऑड नंबर प्रिंट कराने का काम करवा दिया। स्टार्ट करूं? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस ना करा हो तो पहले तो मैं एक फाइल क्रिएट कर दूं, आई एम कॉलिंग इट यूज माई थ्रेड, क्योंकि जो मैं क्लास बनाने जा रहा हूं उस क्लास का नाम मैं रखने वाला हूं माई थ्रेड। ऑब्वियस ही बात है, ड्राइवर क्लास का नाम हम रखेंगे यूज माई थ्रेड, ठीक है। चलिए बताइए, अब मेरा अगला टास्क है माई थ्रेड क्लास को डिजाइन करना। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो मुझे बताएं जल्दी से, जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग करने के कितने तरीके होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है? शाबाश, जावा में मल्टी थ्रेडिंग करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, और हमें दोनों ही सीखनी है। राइट, पहला है आप एक्सटेंड कर लीजिए थ्रेड क्लास को, याद होगा आपको, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास,
और दूसरा तरीका क्या है, अगर थ्रेड को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं थ्रेड को एक्सटेंड, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप ऑलरेडी किसी और क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जे फ्रेम में मल्टी थ्रेडिंग करेंगे तो कर नहीं पाएंगे थ्रेड को एक्सटेंड करके, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लास जे फ्रेम को एक्सटेंड कर रही होगी। ऐसी स्थिति में द सेकेंड चॉइस एंड मोर पॉपुलर वन इज बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, राइट। और जावा रिकमेंड भी करती है, जावा रिकमेंड भी करती है कि अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट नहीं भी कर रहे हैं तो भी बेटर है कि आप ये तरीका लें। सुना आपने ध्यान से, किसी क्लास को इनहेरिट नहीं भी कर रहे हैं तो भी बेटर है कि आप इस तरीके को फॉलो करें, ये तरीका अपनाएं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इट्स मच बेटर, मच सिंपल टू हैंडल इंटरफेसेस एज कंपेयर टू हैंडलिंग क्लासेस। समझे आप? इट्स मच बेटर टू हैंडल, मच लाइट वेट टू हैंडल इंटरफेसेस एज कंपेयर टू हैंडलिंग क्लासेस। तो अगर आपको ऐसा लगता है सर दोनों चॉइस हो तो क्या करा जाए, तो जावा पर्सनली रिकमेंड करती है कि दोनों चॉइस भी हैं, देन ऑल्सो गो फॉर रनेबल। बस एक चैलेंज है, एक चैलेंज है रनेबल को इंप्लीमेंट करने में। सोचिए, आपको भी ध्यान आएगा वो चैलेंज। चैलेंज ये है कि रनेबल से हमें रन मिलेगा। हाँ, रनेबल से हमें रन मिल जाएगा, अपन रन को ओवरराइड कर देंगे, है ना। रन अपन को थ्रेड से भी मिलता है, यहां भी अपन रन को ओवरराइड कर देंगे। बट आपसे मैंने कहा था, आप रन को ओवरराइड करते हैं कि आप रन को कॉल करते हैं? आप रन को ओवरराइड करते हैं कि आप रन को कॉल करते हैं? कॉल करते हैं, कौन बोल रहा है? अमित, नहीं बेटा, हम रन को कॉल नहीं करते हैं, हम रन को ओवरराइड करते हैं, राइट। कॉल स्टार्ट को करते हैं, राइट। और मैंने आपसे कहा था स्टार्ट रन को कॉल करता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट किसका मेथड होता है? ये स्टार्ट भी थ्रेड का ही मेथड होता है ना। तो आप जब थ्रेड एक्सटेंड करोगे तो आपको स्टार्ट और रन दोनों मिलेंगे, लेकिन जब आप रनेबल इंप्लीमेंट करोगे तो आपको स्टार्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से थ्रेड क्लास की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन गौर करिएगा, मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, ये कहा है मैंने ये नहीं कहा है कि थ्रेड को एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। सतीश का डाउट, सर स्टार्ट के अंदर रन की कोडिंग लिखी हुई है क्या? नहीं बेटा, स्टार्ट के अंदर से रन को कॉल करा हुआ है, स्टार्ट के अंदर रन की कोडिंग नहीं है। स्टार्ट के अंदर क्या है? स्टार्ट के अंदर रन मेथड का कॉल है, ठीक है ना। तो रन के अंदर रन की जो कोडिंग है वो रन के पास है, लेकिन स्टार्ट के पास रन का कॉल है। वी नेवर कॉल रन ना, रन इज ऑलवेज कॉल्ड बाय स्टार्ट, स्टार्ट रन को कॉल करता है। आ रही है बात समझ? चलूं आगे? ठीक है, तो अब ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अपन सबसे पहले पहला तरीका लेते हैं थ्रेड बनाने का। और वो पहला तरीका है, मैंने कहा क्लास माई थ्रेड फॉलोड बाय एक्सटेंड्स थ्रेड। पहली लाइन क्लियर है? क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, ये मैंने बना दी अपनी थ्रेड क्लास जो थ्रेड को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अभी बताइए, जो माई थ्रेड है इसके ऑब्जेक्ट्स यहां बनाएंगे अपन? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये जो माई थ्रेड क्लास है, अपन इसके ऑब्जेक्ट्स यहां मेन में बनाने वाले हैं? यस और नो? बनाने वाले हैं, वेरी गुड। जब आप मेन में इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या माई थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अगर आप यहां पर इसको बनाने वाले हैं तो? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, तो आपको क्लास में कंस्ट्रक्टर देना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर देना चाहिए, करेक्ट। और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? वो कंस्ट्रक्टर आपसे कुछ पैरामीटर लेगा और उन पैरामीटर से चीजों को करेगा इनिशियलाइज, ठीक है। कैसा पैरामीटर लेगा, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। तो मैंने यहां पर पब्लिक माई थ्रेड नाम का एक कंस्ट्रक्टर डिजाइन करा, ठीक है। पैरामीटर टाइप माई थ्रेड का एम कैपिटल। पैरामीटर टाइप इस कंस्ट्रक्टर की मैंने रखी अपनी तरफ से स्ट्रिंग। द कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट एंड दैट स्ट्रिंग इज नथिंग बट नेम ऑफ द थ्रेड। ये मेरे थ्रेड का नाम होगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है, थ्रेड को नाम देना जरूरी है क्या? क्या ये कंपलसरी है कि आप थ्रेड को अपनी तरफ से कोई नाम दें? तो ऐसा कतई कंपलसरी नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिए, अगर आपने थ्रेड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया तो जावा आपके थ्रेड ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट नाम थ्रेड 0 देगी। जो पहला थ्रेड ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या रखेगी जावा? थ्रेड 0। दूसरे थ्रेड ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेगी?
थ्रेड 1, थ्रेड 2। ये मत सोचिएगा जावा तो मेन थ्रेड रखती थी ना नाम। जावा मेन थ्रेड रखती है उस थ्रेड का नाम जो मेन को चलाएगा। लेकिन ये तो आप अपना थ्रेड बना रहे हैं ना, ये मेन थ्रेड थोड़ी है, ये तो आपका थ्रेड है। तो आप जब अपना थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जावा अपनी तरफ से एक नाम देती है, वो नाम होता है थ्रेड 0। क्या आप उस नाम को बदलना चाहते हैं? जावा का क्वेश्चन है आपसे। अगर आपका जवाब है हाँ, हम उस नाम को बदलना चाहते हैं, अगर आप उस नाम को बदलने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस नाम को बदलने के लिए सेट नेम भी कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। लेकिन जावा में थ्रेड क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर में आपसे एक स्ट्रिंग लेता है। वो स्ट्रिंग आप यहां से पास कर देंगे तो आपके थ्रेड का नाम चेंज हो जाएगा। यस, और जावा में कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर लगाया जाता है, राइट। पैरामीटर पास करे जाते हैं, जितने पैरामीटर उस कंस्ट्रक्टर को चाहिए। तो अब मुझे बताइए, जब आप लिखेंगे सुपर नेम तो इस लाइन से थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस लाइन से थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो पैरामीटर में आपसे स्ट्रिंग लेकर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कर देगा थ्रेड के नाम में असाइन। तो अब थ्रेड का नाम थ्रेड 0 की जगह क्या हो जाएगा? अब आपके थ्रेड का नाम वो हो जाएगा जो आप मेन से ऑब्जेक्ट बनाते वक्त स्ट्रिंग पास करेंगे। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? राइट, ओके। अब मैं चाहता हूं इसके बाद में थ्रेड की डिटेल्स को देख पाऊं। थ्रेड की डिटेल्स अगर मुझे देखनी है तो मैं जावा से बोलूंगा system.out.println, और यहां पर मैं मैसेज प्रिंट करूंगा थ्रेड डिटेल्स, राइट, प्लस फॉलोड बाय दिस। दिस से क्या होगा? दिस से थ्रेड की डिटेल्स कैसे प्रिंट हो जाएंगी? हो जाएंगी, थोड़ा सा सोचिए। दिस एक रेफरेंस है, क्या दिस एक रेफरेंस है? वेरी गुड। जब भी कोई रेफरेंस प्रिंट में जाता है जावा किसे कॉल करती है? जब भी कोई रेफरेंस प्रिंट एलएन में जाता है जावा टू स्ट्रिंग कॉल करती है। क्या आपने टू स्ट्रिंग ओवरराइड करा है अपनी क्लास में? नहीं करा है। तो टू स्ट्रिंग किसका कॉल होगा? आपकी पेरेंट क्लास का कॉल होगा। तो क्या थ्रेड ने टू स्ट्रिंग ओवरराइड करा हुआ है? यस, थ्रेड ने टू स्ट्रिंग ओवरराइड करा हुआ है। तो आप देखेंगे जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो टू स्ट्रिंग के कारण आपको आपके थ्रेड की डिटेल्स मिल जाएंगी। कितनी डिटेल बताती है जावा? जब वो थ्रेड का टू स्ट्रिंग कॉल करती है तो आपको तीन बातें बताती है। थ्रेड का नाम बताती है, थ्रेड की प्रायोरिटी बताती है, और थ्रेड का ग्रुप बताती है। बताइए तो थ्रेड का नाम क्या होगा? थ्रेड का नाम वो होगा जो आप माय थ्रेड ऑब्जेक्ट को, नहीं 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 नहीं, थ्रेड का नाम थ्रेड नहीं होगा प्रदीप। थ्रेड का वो नाम पड़ेगा जो आप माय थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे। करेंगे ना, मेन बनाते वक्त आप कुछ पास, राइट। तो मैंने अगर पास करा child1 तो हमारे थ्रेड का नाम पड़ जाएगा child1। मैंने पास करा सचिन तो हमारे थ्रेड का नाम पड़ जाएगा सचिन। जो नाम आप यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त पास करेंगे मेन से, वही नाम आपके थ्रेड को जावा दे देगी। ये भी समझ आई बात? बढ़ू आगे? ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर का काम। अब बताइए, अपने थ्रेड से आपको जो भी एक्टिविटी करानी है वो एक्टिविटी आप कहाँ करते हैं? जो भी एक्शन आपको अपने थ्रेड से करवाना है वो करा जाता है रन में। तो अब रन को करना पड़ेगा आपको ओवरराइड, राइट, बाय राइटिंग पब्लिक वॉइड रन। ये रन की प्रोटोटाइप है। ना रन कुछ लेता है ना रन कुछ देता है, ध्यान दीजिएगा। टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग पैटर्न का मेथड है ये। और विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, पब्लिक लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप ओवरराइड कर रहे हैं ना, ओवरराइड करते वक्त जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आप सेम रखेंगे या लेस रेस्ट्रिक्टिव रख सकते हैं, मोर रेस्ट्रिक्टिव नहीं रख सकते हैं। तो अगर मैंने यहां से पब्लिक हटा दिया तो रन का एक्सेस मॉडिफायर क्या हो जाएगा? रन का एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट हो जाएगा। और जावा का रूल क्या कहता है? याद कीजिए, जावा का रूल कहता है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, इसलिए आप विजिबिलिटी नहीं चेंज कर सकते। देखिए आईडी भी आपको गाइड कर रहा है, कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि आप रिड्यूस कैसे कर रहे हैं विजिबिलिटी। आपके मेथड की विजिबिलिटी पेरेंट में पब्लिक है, तो आप यहां भी हर हाल में पब्लिक लिखेंगे। क्लियर? सो पब्लिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं रन के अंदर से इवन नंबर्स जनरेट कराना चाहता हूं, करा सकते हैं? कैन यू टेल मी द कोड इवन नंबर जनरेट कराने का? तो अगर मैं बहुत सिंपल इवन नंबर्स जनरेट कराने का कोड लिखूं तो वो कुछ ऐसा होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा लूप। हर बार आई प्लस इक्वल टू 2 से बढ़ेगा, और लूप बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पैरामीटर में पास कर दूंगा मैं आई।
ठीक है, आई को प्रिंट करने से पहले मैं गेट नेम भी कॉल करना चाहूंगा ताकि मुझे पता चले कौन सा थ्रेड ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक, लेकिन इस कोड में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आपको? इस कोड में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है पिछले लेक्चर के कंपैरिजन में? मैंने कुछ कहा था मल्टी थ्रेडिंग का एक प्रिंसिपल है, जैसे जिंदगी का प्रिंसिपल है जियो और जीने दो, ऐसे मल्टी थ्रेडिंग का एक प्रिंसिपल है। और वो ये है कि खुद ही सारा सीपीयू टाइम कंज्यूम मत करो, थोड़ा सा तुम चलो, थोड़ा सा दूसरों को चलने का मौका दो। तो दूसरे को चलने का मौका कैसे मिलेगा? दूसरे को चलने का मौका मिलेगा जब आप इस थ्रेड को थोड़ी देर के लिए सोने भेजेंगे, और इसको सोने भेजने के लिए आप कॉल करेंगे स्लीप। करेक्ट। और स्लीप के पैरामीटर में आपको पास करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड इन मिली सेकेंड्स। तो मैंने स्लीप के पैरामीटर में पास करा 500। कितनी देर के लिए सुला रहा हूं मैं इसको? मैं इसको सुला रहा हूं हाफ ऑफ द सेकेंड के लिए, आधे सेकेंड के लिए मैं इसको सुलाऊंगा। राइट। 5 सेकेंड के लिए कहां से हो जाएगा? अरे, 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 5। 1 सेकेंड में 1000 होते हैं ना, 500 कहां से होते हैं? 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स ना। और ये मिली सेकेंड्स ही तो है जो आप यहाँ पास कर रहे हैं। तो अगर मैंने 500 पास करा है तो ये हाफ सेकेंड हो गया ना, 0.5 सेकेंड हो गया ना। वेरी गुड। तो मैंने ये थ्रेड को सुलाया हाफ ऑफ द सेकेंड के लिए। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आप जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं वो थ्रो कर रहा है चेक्ड एक्सेप्शन। तो लगाना पड़ेगा ट्राई कैच। यस, आपको इस पूरे कॉल को रैप अप करना पड़ेगा ट्राई कैच में। तो मैंने यहां से स्टार्ट करा एक ट्राई ब्लॉक, ये मेरा ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये ट्राई ब्लॉक की होगी एंडिंग। राइट। और इस ट्राई का मुझे देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग कैच। कैच में लिखना पड़ेगा नेम ऑफ इंटरप्टेड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन है ये। यस, इंटरप्ट एक्सेप्शन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन। इसके अंदर फिर मैंने अपना मैसेज टाइप करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय गेट नेम प्लस कोलन प्लस इंटरप्टेड। ठीक है, ये मैसेज मैंने लिखा तो स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि ये थ्रेड इंटरप्ट हुआ है। और मुझे बताइए अगर सब कुछ सही रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं गई, सब बढ़िया चला, तो प्रोग्राम प्रॉपरली टर्मिनेट होगा। राइट। तो अगर हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली टर्मिनेट होता है, ये लूप हमारा प्रॉपरली फिनिश होता है, तो हम यहां पर अपना एक मैसेज और लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय द मैसेज गेट नेम फॉलोड बाय द मैसेज प्लस फिनिश। ये भी क्लियर है? तो लास्ट में हमें मैसेज मिल जाएगा हमारे थ्रेड के नाम के साथ फिनिश्ड। अच्छे से देखिए और मुझे बताइए लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 18 तक किसी भी लाइन में कोई डाउट अगर आपको हो रहा है तो प्लीज पूछें। सब क्लियर है? ऑल लाइंस आर क्लियर? चलो, तो अब आते हैं माई थ्रेड में। माई थ्रेड में अपन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, सो वी आर डिफाइनिंग द मेन मेथड with the parameter string args। ठीक, पहला टास्क आपको बनाना पड़ेगा इस माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट। बन जाएगा? बन जाएगा, जैसे किसी का बनता है इसका भी बन जाएगा। सो आई से माई थ्रेड, आई कॉल इट m1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, और पैरामीटर में मैंने इसको अपनी तरफ से नाम पास करा चाइल्ड। गौर करिएगा, तो ये जो चाइल्ड वर्ड है ये अब आपके थ्रेड का नाम बनने वाला है। और अगर चाइल्ड पास नहीं करते तो क्या होता? अगर चाइल्ड पास नहीं करते तो आपको ये कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज रखना पड़ता। अगर ये कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज होता तो सुपर भी नॉन पैरामीटराइज होता, और अगर सुपर भी नॉन पैरामीटराइज होता तो थ्रेड का नाम क्या पड़ता? तो थ्रेड का नाम पड़ता थ्रेड 0। या फिर अगर मैं सुपर कॉल ही ना करूं तो चलेगा? अगर मैं सुपर का कॉल ही हटा दूं तो भी ये कोड चलेगा? चलेगा, क्योंकि थ्रेड क्लास के पास दोनों कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। कौन दोनों? नॉन पैरामीटराइज भी और पैरामीटराइज भी। तो अगर आप सुपर नहीं लिखते तो जावा कर देती कॉल अपने आप खुद ही सुपर। अगर प्रोग्रामर सुपर का कॉल ना दे तो जावा खुद ही सुपर कॉल कर देती है नॉन पैरामीटराइज वाला। तो थ्रेड का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलता, और वो कंस्ट्रक्टर आपके थ्रेड ऑब्जेक्ट को जो नाम देता वो बाय डिफॉल्ट थ्रेड 0 होता। मुझे वो नाम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ सुपर लिखा हुआ है।
बाकी ऐसा इस ऊपर लिखना कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी या जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं थ्रेड का नाम बदलने के लिए। चलें आगे। गुड, तो ये हमारा थ्रेड बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रन को कॉल करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, रन को कॉल करेंगे? नहीं, हम कॉल करेंगे स्टार्ट को। स्टार्ट आया होगा हमारे पास, स्टार्ट आया होगा हमारे पास। यस, डेफिनेटली स्टार्ट आपको इनहेरिटेंस के कारण मिला है, क्योंकि आपने थ्रेड को इनहेरिट करा है, तो आपके ऑब्जेक्ट M1 के पास स्टार्ट अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद फिर मैं चाहता हूं अब मेन थ्रेड अपना काम करना स्टार्ट करे। तो बिल्कुल ऐसा ही एक ट्राई कैच हम कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं। इस ट्राई कैच में आई को स्टार्ट करवाते हैं 1 से, जंप हर बार आई 2 का देगा। यहां गेट नेम की जगह आई एम गोइंग टू राइट मेन थ्रेड वर्ड, तो मैं यहां लिख देता हूं मेन थ्रेड, ठीक है, कोलन प्लस आई, थ्रेड डॉट स्लीप 1000 दे रहा हूं। यहां पर मैं क्यों दे रहा हूं 1000, वहां 500 क्यों दिया है, उसका भी मैं आपको अभी क्लैरिफिकेशन देता हूं 2 मिनट में। बस इतना ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों का स्लीप पीरियड अलग अलग करा हुआ है। यहां लिख दिया मैंने मेन थ्रेड फिनिश्ड, तो ये फिनिश हो गया। यहां लिख दिया मैंने मेन थ्रेड इंटरप्टेड, मेन थ्रेड इंटरप्टेड, तो ये मेन थ्रेड हमारा इंटरप्ट हो रहा है, ये मैसेज मिलेगा। और ये आपका कोड तैयार। अब मुझे बताइए इस पूरे कोड में मल्टी थ्रेडिंग कहां से हो रही है, कैन यू प्लीज टेल मी? ये पूरा कोड मल्टी थ्रेडिंग कहां एग्जिबिट कर रहा है? तो जवाब बहुत सिंपल है, इस पूरे कोड में मल्टी थ्रेडिंग होगी लाइन नंबर 25 से। जैसे ही M1 डॉट स्टार्ट का कॉल आएगा, कंट्रोल जाएगा स्टार्ट के पास, उधर स्टार्ट कॉल करेगा रन को, और इधर नोटिस करिए मेन थ्रेड अपना कंटिन्यू करके इस फॉर लूप को चलाना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप नहीं कह सकते कि 2 ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है। जब आप स्टार्ट कॉल करेंगे और स्टार्ट रन को कॉल करेगा, तो कंट्रोल वापस मेन की तरफ रिटर्न भी तो करेगा। और दोनों थ्रेड की प्रायोरिटी बराबर है कि नहीं है? सोचिए, आपके थ्रेड की प्रायोरिटी भी 5 है और मेन थ्रेड की प्रायोरिटी भी 5 है, तो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि पहले स्टार्ट के कारण रन ही चलेगा? हो सकता है स्टार्ट कॉल होने के बाद रन कॉल होने से पहले ये फॉर लूप एक इटरेशन ले ले, मेन थ्रेड सोए, फिर स्टार्ट रन को कंटिन्यू करे। ऐसा भी हो सकता है। यस, बिल्कुल इरेगुलर आउटपुट आएगा। ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि एक इवन फिर एक ऑड, फिर एक इवन फिर एक ऑड, ऐसा कुछ नहीं होगा। रैंडम ऑर्डर में आउटपुट आ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? राइट, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करके कंपाइल और रन करते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कंपाइल रन में यहां भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ आउटपुट आपको देखने में दिक्कत होगी, टर्मिनल बहुत छोटा है। तो मैं इसको सीधे कंपाइल रन कर रहा हूं मेन कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो आई एम गोइंग टू ई ड्राइव, जहां हमने अपना फोल्डर बना रखा है, ठीक है, CD जावा मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल्स, यहां आ गए। अब इसको करते हैं अपन कंपाइल और रन। सो जावा सी यूज माई थ्रेड डॉट जावा, ये मैंने करा इस कोड का कंपाइलेशन। फिर मैंने कहा जावा यूज माई थ्रेड, चेक करिए मेन थ्रेड पहले चल गया इस बार। ठीक, फिर से एक बार रन कीजिए। फिर से एक बार रन कीजिए। राइट, तो अब आप नोटिस कर रहे हैं दोनों थ्रेड्स पैरेलली चलते हुए दिख रहे हैं आपको। बोथ द थ्रेड्स आर रनिंग पैरेलली, आर यू एबल टू नोटिस दिस पॉइंट? ठीक है। अब पूरे आउटपुट को आप एनालाइज कीजिए, आउटपुट कैसे आ रहा है। जैसे ही आपने प्रोग्राम रन करा, पहला एक्शन जो आपके प्रोग्राम ने लिया वो ये कि आपने माई थ्रेड का क्रिएट करा ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट हो गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी भी सिंगल थ्रेड चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो माई थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। यस, माई थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में आपने स्ट्रिंग भेजी चाइल्ड, ये चाइल्ड थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को मिली, और थ्रेड के कंस्ट्रक्टर ने थ्रेड का नाम क्या सेट कर दिया? थ्रेड के कंस्ट्रक्टर ने थ्रेड का नाम सेट कर दिया चाइल्ड। ठीक, जिसका डिटेल आपको इस एसओपी में दिख रही है। जब आपने दिस को प्रिंट करा तो गौर से आउटपुट को नोटिस कीजिए। जब आपने दिस को प्रिंट करा तो नोटिस कीजिए आउटपुट में थ्रेड का नाम चाइल्ड आ रहा है, प्रायोरिटी 5 आ रही है, और मेन इसका ग्रुप आ रहा है। और ये क्या है थ्रेड? ये पहला वाला थ्रेड क्या है?
ये उस क्लास का नाम है जिसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है। टू स्ट्रिंग मेथड थ्रेड क्लास का कॉल हो रहा है, इसलिए थ्रेड का नाम आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी भी मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, नहीं हुई। इस एसओपी के बाद कंट्रोल मेन के पास वापस आया, मेन के पास वापस आया तो स्टार्ट कॉल हुआ। स्टार्ट कॉल हुआ तो स्टार्ट ने रन को कॉल करा, करा, लेकिन जैसे ही रन स्टार्ट हो उससे पहले मेरे जेवीएम ने स्विच कर दिया कंट्रोल को वापस मेन थ्रेड की बॉडी में। यही बोलेंगे ना अपन, इससे पहले कि रन अपने इटरेशन स्टार्ट करे, हमारे जेवीएम ने स्विच कर दिया कंट्रोल को मेन थ्रेड की बॉडी में। तो आप नोटिस करिए, पहले मेन थ्रेड का फॉर लूप चला, फॉर लूप ने चलकर आई की वैल्यू को 1 प्रिंट करा, फिर मेन थ्रेड सोने चला गया। यस, इतने टाइम पे इस थ्रेड को चलने का मौका मिला, ये जो रुका हुआ था, यस, इस थ्रेड को चलने का मौका मिला। इस थ्रेड ने अपना नाम प्रिंट करवाया, तो नोटिस करिए स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा चाइल्ड, ये नाम आ रहा है चाइल्ड, और ये आई की वैल्यू आ रही है जो इस समय 2 है। फिर अपन ने इस थ्रेड को सुला दिया, कितनी देर सुलाया आपने इस थ्रेड को? हाफ ऑफ द सेकंड के लिए सुलाया। तो ये जल्दी उड़ जाएगा, यस और नो? ये जल्दी उड़ जाएगा ये थ्रेड आपका, यस, ये जल्दी उड़ जाएगा, ये अपना सेकंड इटरेशन पूरा करेगा। ठीक, जब ये सेकंड इटरेशन करके सोने चला जाएगा तो वापस यहां पर आप नोटिस करिए मेन का टाइम पूरा हो जाएगा। आ रही है बात समझ? मेन का टाइम पूरा हो जाएगा, मेन वापस वेकअप होगा, मेन अपना फॉर लूप कंटिन्यू करेगा, और ऐसे आप देखेंगे दोनों एट रैंडम अपने ऑर्डर को कंटिन्यू करके चलते रहेंगे, और हर बार एकदम एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा, ये गारंटी है। यही आउटपुट हर बार आएगा, ये गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 6 और 8 के बाद 10 आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है 6 और 8 के बाद 10 आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नोटिस करिए 6 और 8 के बाद जब चाइल्ड थ्रेड वेकअप होगा और मेन थ्रेड भी वेकअप होगा, तो एट रैंडम किसी को भी सेलेक्ट करा जा सकता है। यस, पहला एग्जांपल क्लियर है ये? अच्छा, अब ये भी देख लीजिए, सुपर नहीं कॉल करते तो क्या होता। ये मैंने सुपर को कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। फिर M1 से अगेन स्टार्ट कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं शुभम। एक थ्रेड अपने लाइफ टाइम में रन में कितनी बार जाता है? एक थ्रेड अपने लाइफ टाइम में रन में एक ही बार जाता है, दूसरी बार नहीं जाएंगे, दूसरी बार जावा अलाउ नहीं करेगी। तो फिर दोबारा रन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा रन चाहिए तो नया थ्रेड बनाना पड़ेगा, वही दोबारा से रन को कॉल करेगा। अब आप चेक कर सकते हैं, जब मैंने सुपर को कमेंट आउट करा तो थ्रेड का नाम क्या पड़ रहा है? थ्रेड का नाम पड़ रहा है बाय डिफॉल्ट थ्रेड 0। ये जावा ने अपनी तरफ से नाम दिया है। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है तो आप सुपर कॉल करके नाम चेंज करा सकते हैं। शैल आई प्रोसीड फर्दर? सब कुछ समझ में आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड। सर स्लीप इज मैंडेटरी? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, मत करिए आप स्लीप को कॉल। फिर क्या होगा? फिर और ज्यादा बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। चलिए करते हैं। अब अगर आप स्लीप कॉल नहीं करेंगे तो जावा ये कहेगी आपसे कि फिर आपने इंटरप्टेड एक्सेप्शन का कैच क्यों लगाया है? क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन का कैच तभी लगता है जब एक्सेप्शन आने के चांसेस हों। अब जब स्लीप कॉल नहीं करेंगे तो एक्सेप्शन भी नहीं आएगी ना, तो फिर मैं इस इंटरप्टेड एक्सेप्शन को एक्सेप्शन का कैच बना देता हूं। पहला चेंज मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी बात मानते हुए दोनों जगहों से मैंने स्लीप हटा दिया है, ठीक। ऐसा ही चाह रहे हैं आप? दोनों जगहों से अब मैंने स्लीप हटा दिया, ठीक है। अब करिए आउटपुट को एनालाइज आप, कुछ पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। मल्टी थ्रेडिंग होगी? पहले तो ये बताइए, होगी मल्टी थ्रेडिंग जरूर होगी, लेकिन ऑर्डर का कुछ नहीं पता। देखो ध्यान से, आपके स्लीप ना कॉल करने पर भी सीपीयू छीना जा रहा है कि नहीं? 135 के बाद देखो चाइल्ड को सीपीयू मिल गया, फिर मेन को सीपीयू मिल गया, फिर मेन खत्म हो गया, फिर चाइल्ड चल रहा है। हैव अ लुक, कुछ भी आएगा आउटपुट। फिर चलाओ, डाउट सॉल्व हो गया। स्लीप कॉल करना क्यों जरूरी है? तो कुछ भी रैंडम ऑर्डर में चलेगा। बोलते हैं ना एमपी में कुछ तो भी करता है, तो कुछ तो भी करने लगेगा जेवीएम। समझ आ रहा है? चलूं आगे? राइट, इसलिए स्लीप कॉल करना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, मल्टी थ्रेडिंग के जो आउटपुट्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, मानते हैं। उन्हें थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल बनाया जा सकता है, हाँ, और उसी लिए आपको दिया गया है स्लीप। आया समझ? हाँ, अब आ रहा हूं मैं 500 और 1000 की बात पे, ठीक है। चलूं आगे?
है ना? ठीक है, अब मैंने एक को 500 और एक को 1000 क्यों दिया, सुनिएगा ध्यान से। ये बताइए, ये जो माई थ्रेड है, इसका मेन मेथड से क्या रिलेशन है? सोच के समझ के आराम से बोलना। ये जो माई थ्रेड है, इसका मेन मेथड से क्या रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई रिलेशन नहीं है, बस ये है कि ये लोकल ऑब्जेक्ट है मेन का, ऐसा ही है ना? एक लोकल वेरिएबल की तरह इसको हमने मेन के अंदर बनाया है। लेकिन थ्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन है, थ्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन है। क्या आपको याद है इस मेन मेथड को कौन चला रहा है? इस मेन मेथड को मेन थ्रेड चला रहा है। मेन थ्रेड है ना इसका ड्राइविंग थ्रेड, मेन थ्रेड इसको रन कर रहा है, करेक्ट। और जावा ये मानती है कि अगर किसी थ्रेड द्वारा चलाए गए किसी फंक्शन के अंदर आपने कोई थ्रेड बनाया है, तो ये जो थ्रेड है ये इसका चाइल्ड है। कौन है ये? चाइल्ड है, इनहेरिटेंस वाला चाइल्ड नहीं है, समझिएगा, ये इनहेरिटेंस नहीं हो रही है ना? इनहेरिटेंस तो माई थ्रेड और थ्रेड के बीच में हो रही है, लेकिन मेन थ्रेड द्वारा रन करे जा रहे फंक्शन मेन की बॉडी में आपने एक थ्रेड बनाया है। तो मेन थ्रेड इस थ्रेड का क्या माना जाएगा? मेन थ्रेड इस थ्रेड का माना जाएगा पेरेंट। मेन थ्रेड इसका पेरेंट थ्रेड है, राइट। अब जेवीएम्स का ये मानना है, कुछ जेवीएम्स का ये मानना है कि अगर हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड दो थ्रेड्स हैं, तो पेरेंट थ्रेड तब तक डेड नहीं होना चाहिए जब तक चाइल्ड थ्रेड चल रहा है। सुनना ध्यान से मेरी बात। कुछ जेवीएम्स का ये मानना है कि मेन थ्रेड तब तक डेड नहीं होना चाहिए या पेरेंट थ्रेड तब तक डेड नहीं होना चाहिए जब तक चाइल्ड थ्रेड चल रहा है। समझ आ रही है बात? ये सेंटेंस समझ में आया? रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना। मम्मी पापा को तब तक सुकून, तब तक आराम नहीं मिलता ना जब तक बच्चे सेटल ना हो जाएं, जब तक उनकी लाइफ सेट ना हो जाए, टेंशन में रहते हैं ना वो, है ना? बिल्कुल ऐसे जावा कहती है जब तक चाइल्ड थ्रेड का एग्जीक्यूशन पूरा ना हो जाए तब तक पेरेंट थ्रेड को मेमोरी में रहना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं मेन थ्रेड का स्लीप टाइम और चाइल्ड थ्रेड का स्लीप टाइम बराबर कर दूं, तो क्या ये गारंटी होगी कि मेन बाद में डेड होगा, चाइल्ड पहले डेड होगा? नहीं होगी ना, अगर स्लीप टाइम मैंने इनका बराबर कर दिया। इसलिए मैंने जानबूझ के इसका स्लीप टाइम कम कर रखा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर अगर बराबर कर देंगे और मेन थ्रेड पहले डेड हो भी जाएगा तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत याद रखिएगा, कुछ जेवीएम्स पे ऐसी है कि अगर पेरेंट थ्रेड डेड हो जाता है तो जेवीएम्स चाइल्ड थ्रेड को भी किल कर देते हैं। जेवीएम चाइल्ड थ्रेड्स को भी किल कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बिहेवियर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, यानी कि जेवीएम डिपेंडेंट है। याद है आपको जावा का फर्स्ट लेक्चर? जावा में जितने जेडीकेज हैं सबका जेवीएम अलग अलग है। विंडोज का जेवीएम, लिनक्स का जेवीएम, मैक का जेवीएम। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है लेकिन जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये बात याद है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है लेकिन जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इस समय आप किस जेवीएम को यूज कर रहे हैं? इस समय आप विंडोज के जेवीएम को यूज कर रहे हैं। विंडोज का जेवीएम सपोर्टिव है। विंडोज का जेवीएम कहता है कि अगर चाइल्ड थ्रेड चल रहा है और मेन थ्रेड डेड भी हो गया है तो मैं प्रोग्राम को तब तक चलाऊंगा जब तक चाइल्ड डेड ना हो जाए। तो इसका मतलब अगर यहां मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, इसको 1000 कर देता हूं और इसको 500 कर देता हूं, प्रोग्राम चाइल्ड के खत्म होने तक भी चलेगा। यस, आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम चाइल्ड के खत्म होने तक चलेगा, जेवीएम उसे किल नहीं करेगा। बट आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि इतना सपोर्टिव हर जेडीके का जेवीएम होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए आपका मेन खत्म हो गया, उसके बाद भी चाइल्ड को जेवीएम ने कंटिन्यू करा, चाइल्ड बेचारे को मेंटेन करा, और जब चाइल्ड खत्म हुआ तो प्रोग्राम डेड हुआ। लेकिन देयर इज नो गारंटी कि हमेशा ऐसा होगा ही होगा। इसलिए विच थ्रेड शुड डाई एट लास्ट? कंप्लीट द लाइन। कौन सा थ्रेड है जिसे दुनिया छोड़ के सबसे आखिर में जाना चाहिए? तो वो है मेन थ्रेड। मेन थ्रेड शुड बी द वन विच शुड डाई एट लास्ट। ठीक है, अब आप मुझे बोल सकते हैं कि सर ये जो तरीका आपने अपनाया है मेन थ्रेड की लाइफ बढ़ाने का, ये तरीका ज्यादा काम का थोड़ी है। सही बात है, ज्यादा काम का तरीका नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मेन का एक चाइल्ड है। क्या ये पॉसिबल है मेन के मल्टीपल चाइल्ड्स हों? पॉसिबल है। उन मल्टीपल चाइल्ड्स के अपने अपने स्लीप पीरियड होंगे, होंगे तो फिर मुझे बहुत सारी मैथ्स करनी पड़ेगी ना मेन का स्लीप टाइम निकालने के लिए, कि M1 कितनी देर सो रहा है और M2 कितनी देर सो रहा है और M3 कितनी देर सो रहा है, ये सब कैलकुलेट करके मैं मेन का स्लीप टाइम निकालूंगा। ऐसा करना पड़ेगा ना मुझे, जो तरीका अभी मैं अपना रहा हूं।
इसलिए जावा ने हमें इस काम को करने के लिए भी एक तरीका ऐसा दिया है कि हम मेन थ्रेड को तब तक रोक सकते हैं जब तक उसका एक भी चाइल्ड चल रहा है। सुना आपने ध्यान से? है ना, वो तरीका हम आगे पढ़ेंगे, वो ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है मेन को रोकने का। ये अनप्रोफेशनल तरीका है कि आप मेन को 1,000 या 2,000 के स्लीप टाइम में डाल रहे हैं। नहीं, ज्वाइन, वेट नहीं है, ज्वाइन है, JOIN एक मेथड होता है ज्वाइन, जिससे आप मेन को रोक देंगे, तब तक रोक देंगे जब तक उसका कोई भी चाइल्ड थ्रेड अलाइव है। ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि मेन को किसी भी तरह से रोका जाए, मेन लास्ट में डाई हो। मेन अगर पहले डेड हो गया तो फिर चाइल्ड थ्रेड कब तक चल पाएगा, उसकी जिंदगी का क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है। मतलब कुछ JVM तालिबान है, कुछ JVM तालिबान है, राइट, उनका कोई भरोसा नहीं है। कुछ JVM बहुत सपोर्टिव है, इसलिए बेटर है मेन थ्रेड अपने रहते में सारे चाइल्ड थ्रेड्स को डेड करवा दे। ठीक, चलूं आगे। शाबाश, ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। और कोई डाउट जो इस पूरे प्रोग्राम में आपको परेशान कर रहा हो? प्रायोरिटी के बारे में भी मत सोचिएगा, प्रायोरिटी अलग टॉपिक है, हम प्रायोरिटी भी पढ़ेंगे। प्रायोरिटी बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो कैसे करते हैं, होता क्या है प्रायोरिटी बढ़ाने और घटाने से। आप तो प्रोग्राम का बिहेवियर देखिए, प्रोग्राम का बिहेवियर क्लियर है, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अब इमेजिन करिए मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है मल्टी थ्रेडिंग से। कैसे होगा? मुझे मल्टी थ्रेडिंग से फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है, तो आपको कुछ भी कराना हो, कराना किसके अंदर पड़ेगा? कराना पड़ेगा रन के अंदर। आप रन के अंदर से काम कराइए, रन इस काम को कैलकुलेट करके देगा। तो आपको पहला असाइनमेंट दे दूं आपका? दे दूं मल्टी थ्रेडिंग का पहला असाइनमेंट? ठीक है, तो अब आपको राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू थ्रेड्स, दो थ्रेड्स बनाने हैं। ठीक है, कॉल्ड फैक्ट थ्रेड एंड प्राइम थ्रेड। दो थ्रेड्स क्लासेस बनाइएगा। तो ओवरऑल कितनी क्लासेस आपके प्रोग्राम में? आपके प्रोग्राम में ओवरऑल 3 क्लासेस, एक फैक्ट थ्रेड, एक प्राइम थ्रेड। द क्लास फैक्ट थ्रेड must calculate the factorial of the number of a number, while the class prime thread should print all the prime numbers up to the given number, and main thread must launch both these threads. मेन थ्रेड इन्हें लॉन्च करे। और एक और टिप, द नंबर मस्ट बी इनपुटेड फ्रॉम द यूजर इन मेन मेथड। ये थोड़ा सा मैंने तड़का लगा दिया है क्वेश्चन में। अब आपको दिमाग दौड़ाना है कि आपको मेन में इनपुट लेना है और ये इनपुट इनको मिलना चाहिए, फैक्ट थ्रेड और प्राइम थ्रेड को। फैक्ट थ्रेड को जो इनपुट मिले वो उसका फैक्टोरियल निकाले, प्राइम थ्रेड को जो इनपुट मिले वो उस नंबर तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करके दिखाए और मेन इनको कंट्रोल करे। बस यही तो, नो सिग्नेचर नहीं, आर्ग्यूमेंट। तो यही तो चैलेंज है। रन कोई आर्गुमेंट तो लेता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम? अब आप सोचना कैसे करोगे, वो आपको सोचना है। वेरी गुड, रन आर्गुमेंट नहीं लेता है, लेकिन रन उस क्लास में तो बैठा है जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले सकता है ना। और अगर मैं क्लास लेवल पे कोई वेरिएबल बनाता हूं तो रन उसको एक्सेस करने का हकदार है। अगर क्लास लेवल पे मैं कोई वेरिएबल बना दूं, डेटा मेंबर बना दूं, तो रन उसको एक्सेस कर लेगा। यस, तो इस एग्जांपल से आप एक और चीज सीखेंगे कि वी कैन नॉट पास एनी आर्गुमेंट टू रन। हम रन को कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते, लेकिन अगर रन को किसी पैरामीटर पे चलना है तो वो पैरामीटर वाया कंस्ट्रक्टर क्लास तक पहुंचाया जा सकता है और रन उस पैरामीटर को यूज कर ले। सही है, आया समझ? शाबाश। चलिए, ये तो हुई कहानी थ्रेड को एक्सटेंड करके थ्रेडिंग करने की। व्हाट इज द सेकंड वे? व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ अप्लाइंग मल्टी थ्रेडिंग? Suppose we have 3 threads. Can we call start of third thread from run of second thread? हाँ बिल्कुल, you can do that provided second वाले thread के run के अंदर आपके पास third वाले thread का reference available हो।
अवेलेबल करा पाएंगे आप? करा पाएंगे तो बिल्कुल कॉल कीजिए, जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें आगे, लेकिन ऐसा करिएगा मत। आपको रन के अंदर इंडिविजुअल टास्क करना चाहिए, किसी और थ्रेड को इसके रन से लॉन्च करना आपको कहीं भी जरूरी नहीं पड़ेगा ऐसा कि आपको ऐसा करना पड़े, बट अगर करना चाहते हैं जावा को कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। वेरी गुड। आप मुझे बताइए व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड्स? दूसरा तरीका थ्रेड क्रिएट करने का क्या है? वेरी गुड, दूसरा तरीका थ्रेड क्रिएट करने का है कि आप रनेबल को इंप्लीमेंट कर लें। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को सेव एज कर रहा हूं और आप मुझे गाइड करिएगा जहां तक कर सके, जहां नहीं कर पाएंगे वहां मैं गाइड कर दूंगा। तो ये हो गई हमारी यूज थ्रेड 2 नाम की क्लास। अब ये बताइए एक्सटेंड्स थ्रेड की जगह यहां इंप्लीमेंट्स रनेबल आ जाएगा? यस, एक्सटेंड्स थ्रेड की जगह यहां आ जाएगा इंप्लीमेंट्स रनेबल। अगर इंप्लीमेंट्स रनेबल आ जाएगा तो सुपर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपकी सुपर क्लास कौन है? अब आपकी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है। कोई कैसे नहीं है, कोई कहां से नहीं हो जाएगी? हाँ क्यों प्रियांशु? कोई नहीं कहां से हो जाएगी, ऑब्जेक्ट तो है ना। हम्म। अब आपकी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्लास के पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो आपसे स्ट्रिंग लेता हो, इसलिए एरर आ रही है। इसीलिए यहां पर एरर आ रही है कि आपकी जो पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट, उसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसे हटा दें। अगर सुपर हटा देंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब ये जो दिस है ये टू स्ट्रिंग कॉल करेगा? करेगा। किसका टू स्ट्रिंग कॉल करेगा? अब ये टू स्ट्रिंग कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्लास का। और आपको याद होगा ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है, और वो आपके किसी मतलब की नहीं होती, ये भी कंफर्म है। वो आपके किसी मतलब की नहीं होती है, ये भी कंफर्म है। तो फिर ये एसओपी भी हटा दूं, और जब ये दोनों ही हट गए तो फिर इस कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है, इसे भी हटा दिया जाए। जब कुछ है ही नहीं बॉडी में लिखने लायक तो अपन इसे भी हटा देते हैं। रन रहेगा? रन तो रहेगा। गेट नेम, गेट नेम हटाना पड़ेगा। लो, तो फिर थ्रेड का नाम कैसे देंगे आप? तो कोई बात नहीं, अभी अपन अपने मन से चाइल्ड लिख सकते हैं। इतनी चीटिंग तो चलेगी ना। थ्रेड को नाम अपने मन से अभी यही दे देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं नाम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ चाइल्ड फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ चाइल्ड इंटरप्टेड कर देते हैं, कम से कम कोड तो चले। फिर देखते हैं बाद में चाइल्ड की जगह दूसरा नाम कैसे लाएंगे। ये क्लियर हो गया? रन जवाब दीजिए। माई थ्रेड क्लास समझ में आ गई आपको अच्छे से? राइट, इसको कर देता हूं मैं माई थ्रेड 1, क्योंकि माई थ्रेड हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये माई थ्रेड 1 हो गई, या माई थ्रेड 2 कर देता हूं, और यूज माई थ्रेड 2 है हमारे पास। ठीक, अब यहां पर माई थ्रेड 2 का ऑब्जेक्ट बनेगा माई थ्रेड 2 m1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 2। वेरी गुड, ये पास कर पाएंगे आप स्ट्रिंग? पास कर पाओगे आप यहाँ से स्ट्रिंग? नहीं कर पाओगे तो इसको कर देते हैं अपन ब्लैंक। ठीक, और ये ट्राई ऐसा ही रहेगा। ये जो नीचे ट्राई आपको दिख रहा है ये इज अलाइव वगैरह अभी मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मैंने इज अलाइव हटा दिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। ठीक है, ये दोनों इज अलाइव मैंने हटा दिए। अब बस एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके नोटिस में आ रही होगी, आ रही है प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम आ रही है आप M1 से स्टार्ट कैसे कॉल करेंगे? कर ही नहीं सकते आप M1 से स्टार्ट कॉल, क्योंकि M1 के पास अब स्टार्ट नहीं है। राइट, क्यों नहीं है M1 के पास अब स्टार्ट, और पहले क्यों था? आंसर दीजिए, पहले क्यों था और अब क्यों नहीं है? वाई M1 इज लैकिंग स्टार्ट दिस टाइम? पहले तो नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम? इतना सोचना पड़ रहा है इतने से क्वेश्चन के लिए? वेरी गुड, पहले M1 थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट था, यानी M1 की पेरेंट क्लास थ्रेड थी। यस, और पेरेंट के मेथड चाइल्ड को मिलते हैं। अब M1 की पेरेंट क्लास थ्रेड नहीं है, इसलिए जावा की तरफ से आ रही है एरर। ये भी क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो अब क्या करा जाए ऐसा कि ये प्रोग्राम स्टार्ट को कॉल करता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जावा में जो थ्रेड क्लास है उसके पास एक तीसरा कंस्ट्रक्टर भी है। मैंने आपको अभी तक थ्रेड क्लास के कितने कंस्ट्रक्टर बताए? मैंने आपको अभी तक थ्रेड क्लास के 2 कंस्ट्रक्टर बताए। एक वो कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर में कुछ नहीं लेता है, राइट।
एक वो कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर में स्ट्रिंग लेता है ना। थ्रेड क्लास के पास एक तीसरा कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। आप पहचानिएगा वो पैरामीटर में क्या लेता है, मैं सिर्फ आपको उसे कॉल करके दिखाऊंगा। तो ये जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है, आप इसे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल कीजिए, और ये कंस्ट्रक्टर कहता है कि आप अगर मुझे अपनी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर दें, आप अगर मुझे अपनी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर दें और फिर आप मेरा स्टार्ट कॉल करें, तो आपके थ्रेड का रन एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोबारा सुनिए, थोड़ी सी टेढ़ी कहानी है। थ्रेड क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर और है जो कहता है आप मुझे अगर अपनी क्लास का थ्रेड ऑब्जेक्ट पास कर दें। बताइए तो हमारी क्लास के थ्रेड ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारी क्लास के थ्रेड ऑब्जेक्ट का नाम M1 है, ठीक है। तो आप इसे M1 पास कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने पर क्या अब M1 से स्टार्ट कॉल हो पाएगा? तो जवाब है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि M1 स्टार्ट कॉल करेगा। स्टार्ट को कॉल अब TH कर लेगा, यस, स्टार्ट को कॉल अब TH कर लेगा। लेकिन जब आप TH का स्टार्ट कॉल करेंगे तो जावा रन किसका चलाएगी? जावा रन M1 का चलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इस TH को M1 के साथ कनेक्ट करा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहां M1 पास ना करता और स्टार्ट कॉल करता तो क्या होता? कोई बताएगा? अगर मैं यहां M1 पास नहीं करता और स्टार्ट कॉल करता तो क्या होगा? वेरी गुड प्रदीप। तो रन चलता थ्रेड का। तो क्या थ्रेड के अंदर रन की बॉडी है? जी हाँ, थ्रेड के अंदर रन की बॉडी है, और वो बॉडी ब्लैंक है। यस, वो बॉडी ब्लैंक है। तो बस एक सेकंड के लिए वो रन कॉल होता, वो अपना काम खत्म कर देता, और फिर आप देखते मेन कंटिन्यूली आपको 1 3 5 7 9 प्रिंट करके दिखाता। मल्टी थ्रेडिंग होती, हम अगर टीएक्स डॉट स्टार्ट कहते होती, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं होती। होती जरूर, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं होती। मल्टी थ्रेडिंग तो होती ना, क्योंकि जब आप स्टार्ट कॉल करते हैं तो रन तो चलता ना, लेकिन वो रन चलता जिसकी कोई बॉडी नहीं है। आपका वाला रन नहीं चलता। अगर आप अपना रन चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या पास करेंगे? तो आप यहाँ क्या पास करेंगे? तो आप यहाँ M1 पास करेंगे। ओके, नाउ कैन यू टेल मी, ये थ्रेड के कंस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी इस थ्रेड के कंस्ट्रक्टर की आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होगी अगर ये M1 ले रहा है आपसे? तो स्ट्रिंग होगी, ऑब्जेक्ट होगी, क्या होगी? क्या लगता है इसका आर्गुमेंट में क्या जा रहा होगा? सबको यही लगता है ऑब्जेक्ट जाना चाहिए सर। ओके, अब मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूं। मैंने इंप्लीमेंट्स रनेबल को कमेंट आउट कर दिया, कर सकता हूं? इसको हटा दिया यहां से मैंने, है ना, ठीक है। और रन यहां पे मैंने डिफाइन करा। भले अब ये रन ओवर रिडन नहीं है, लेकिन मेरे मेथड के तौर पे तो रन हो सकता है ना, क्लास में डिफाइन। लेकिन अब यहां पर एरर आने लग गई, यहां पर एरर आने लग गई। आप सोचिए, अगर इस थ्रेड का आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्लास होती तो फिर M1 चले जाना चाहिए था ना, M1 चले जाना चाहिए था ना। इसका मतलब व्हाट इज द रियलिटी? ये जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है, इसका आर्गुमेंट M1 यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका आर्गुमेंट शाबाश रनेबल है। इसकी आर्गुमेंट टाइप रनेबल है। और अब आपने जावा में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, जहां पेरेंट चाहिए वहां चाइल्ड जा सकता है। यस, जहां पेरेंट चाहिए वहां चाइल्ड जा सकता है। तो जावा एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ रनेबल आए। आप यहां आराम से M1 पास कर सकते हैं, क्योंकि M1 ने रनेबल को इंप्लीमेंट करा हुआ, और M1 रनेबल की एक तरह से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। आया समझ? कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट टाइप समझ में आई? तो आर्गुमेंट टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, आर्गुमेंट टाइप रनेबल है। इसलिए यहां हर कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं होगा, यहां वही ऑब्जेक्ट पास होगा जिसने रनेबल क्लास को कर रखा है इंप्लीमेंट। ये जो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये M1 को क्यों ले रहा है? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट टाइप में क्या चाहिए इसे अपनी आर्गुमेंट टाइप में रनेबल चाहिए, और M1 रनेबल नहीं है। M1 को रनेबल बनाना पड़ेगा, और वो बनाने के लिए आपको यहां कहना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स रनेबल। आई होप अब चीजें क्लियर हुई। बस अब चल जाएगा। आप जैसे ही यहां इंप्लीमेंट्स रनेबल कहेंगे, जावा अपनी शिकायत वापस ले लेगी। अब जावा को M1 एक वैलिड कैंडिडेट लग रहा है इस कंस्ट्रक्टर में जाने के लिए, क्योंकि वो रनेबल से इनहेरिटेड है। क्लियर? बोले बोले सब लोग, क्लियर हुआ? शाबाश। अब इसको मैं रन कर देता हूं। यूज थ्रेड, यूज माई थ्रेड 2 के नाम से इस बार हमारा कोड।
तो जावा सी यूज माई थ्रेड 2 डॉट जावा, जावा यूज माई थ्रेड 2, सेम बिहेवियर सेम आउटपुट। चल गया, समझ आ रहा है? ठीक है, अब इस कोड में एक छोटी सी दिक्कत है, इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सुनिएगा ध्यान से वो प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं इसको सेव कर रहा हूं, दिस टाइम इट्स यूज माई थ्रेड 3। ठीक है, यूज माई थ्रेड 3, इसको भी कर देते हैं माई थ्रेड 3, इसको भी कर देते हैं माई थ्रेड 3। ठीक है, अब ये बताइए आपने इस समय अपने खुद के कितने थ्रेड्स बनाए? इस एग्जाम्पल में आपने कितने थ्रेड्स बनाए? एक बनाया है। मैं चाहता हूं आप माई थ्रेड 3 के 2 थ्रेड्स और बनाएं, बन जाएंगे? माई थ्रेड 3 के 2 थ्रेड्स और बनाएं, मतलब टोटल कितने थ्रेड चाहिए मुझे प्रोग्राम में? 4 थ्रेड चाहिए। इन 4 में से एक तो मेन थ्रेड हो जाएगा, है ना, और जो 3 है ये मैं चाहता हूं माई थ्रेड 3 के ऑब्जेक्ट्स बने, और मुझे इन तीनों से इवन नंबर ही प्रिंट कराने हैं। ये टेंशन मत लीजिएगा सर ये तीनों सेम काम कर रहे हैं, हाँ करने दीजिए सेम काम, मुझे उससे मतलब नहीं है। फिलहाल मैं चाहता हूं मैं माई थ्रेड के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाऊं। तो आप बताइए मुझे कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे 3 चाइल्ड्स बनाने हैं मेन थ्रेड के, एक M1, एक M2, एक M3, ये सब माई थ्रेड 3 के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आप मुझे बताइए मुझे मेन में क्या कोड लिखना पड़ेगा? मतलब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे इन 3 लाइनों को 3 बार रिपीट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना, इन 3 लाइनों को 3 बार रिपीट। एक M1 बनेगा, फिर उसके लिए एक TH बनेगा, फिर उसका स्टार्ट कॉल होगा, फिर एक M2 बनेगा, उसके लिए भी एक TH2 बनेगा, और फिर उसका स्टार्ट कॉल होगा, फिर एक M3 बनेगा, फिर उसके लिए एक TH3 बनेगा, फिर उसका स्टार्ट कॉल होगा। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना कोड, कुछ छोटा नहीं कर सकते अपन इस कोड को, कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते? चलो सुनो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये जो 2 लाइनें हैं, सुनो ध्यान से, ये जो 2 लाइनें हैं, क्या इन्हें हम यहाँ कंस्ट्रक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग माई थ्रेड 3 का एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? बोलिए जल्दी, बना सकते हैं, राइट? ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये कोड डाल सकते हैं, ये वाला कोड जो आपने यहां लिखा हुआ है, इसे यहां से कट कर दूं और यहां पर पेस्ट कर दूं। तो आप मुझे बताइए मुझे कोड कितनी बार लिखना पड़ेगा? जल्दी बोलिए। मुझे कोड एक बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 बार चल जाएगा ना अगर मैं यहाँ माई थ्रेड 3 के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं तो। लेकिन अब 2 समस्याएं हैं, आपको वो समस्याएं दिख रही हैं? 2 दिक्कतें आ रही हैं। पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि मुझे बताइए वो जो M1 आपने वहां लिखा हुआ है, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं, स्टार्ट तो कॉल हो जाएगा, स्टार्ट तो TH से कॉल हो जाएगा ना, स्टार्ट के कॉल में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम M1 को लेकर है। क्या आपको M1 मिलेगा वहां? तो कोई है जो M1 की जगह ले ले? शाबाश, दिस है जो M1 की जगह ले लेगा। दूसरी बात, अब आपके हर थ्रेड का नाम चाइल्ड ही आएगा, अब आपके हर थ्रेड का नाम चाइल्ड ही आएगा। यस, अब हर थ्रेड का नाम चाइल्ड आएगा। अपन नाम बदलना चाहेंगे? यस। तो ये जो थ्रेड क्लास है इसके पास एक चौथा कंस्ट्रक्टर भी है। आपने कितने पढ़े? आपने पढ़े 3। अब सुनिए इसका चौथा कंस्ट्रक्टर। वो चौथा कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट्स लेता है, जिसमें से पहला आर्गुमेंट तो दिस हो गया, और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो एक स्ट्रिंग होगी, और वो स्ट्रिंग हम यहां पैरामीटर में रिसीव कर सकते हैं, कर सकते हैं, और यहां से पास कर सकते हैं अलग अलग नाम, जैसे कि child 1, जैसे कि child 2 और child 3। ऐसा कर सकते हैं? ये तीनों को अलग अलग नाम मैंने पास कर दिए, ये 1 2 3 इस नेम में रिसीव हुए और हर बार थ्रेड को पास हो गए, राइट? अब मुझे गेट नेम मिलेगा इस थ्रेड से, इस TH से मुझे यहाँ गेट नेम मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत है, वो जो TH है वो कंस्ट्रक्टर में लोकल बनाया है ना आपने, वेरी गुड, तो उसको हम क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइवेट थ्रेड TH के नाम से। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये क्लास लेवल पे हो गया तो फिर ये TH हमें रन में मिलेगा, मिलेगा। और अगर ये TH रन में मिलेगा तो फिर हम लोग इससे गेट नेम कॉल कर लेंगे, बिल्कुल।
आप इससे गेट नेम कॉल कर लेंगे, फिर डबल कोट्स ओपन, कोलन, डबल कोट्स बंद, प्लस आई, और यही गेट नेम आप बाकी जगहों पे भी कॉल कर सकते हैं। ये हो जाएगा टीएस डॉट गेट नेम फिनिश्ड। ठीक है, तो ये लिख दीजिए टीएस डॉट गेट नेम प्लस फिनिश्ड, और यहां लिख दीजिए टीएस डॉट गेट नेम इंटरप्टेड, टीएस डॉट गेट नेम प्लस डबल कोट्स ओपन इंटरप्टेड। आप नोटिस करिए मिनिमम कोडिंग के साथ आप माई थ्रेड 3 के 3 ऑब्जेक्ट्स बना पाए। ठीक है, अब मैं मेन को सिर्फ सुलाना चाहता हूं, मुझे मेन से कुछ प्रिंट नहीं कराना है, तो सुलाने के लिए एटलीस्ट स्लीप तो लगेगा है ना। और अब आप मानते हैं अब मुझे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब मैं स्लीप को कैसे बताऊंगा कि तुम्हें कितनी देर सोना है? तो चलिए मैं अपनी तरफ से मेन को 10 सेकंड के लिए सुला देता हूं। चलेगा 10 सेकंड का स्लीप पीरियड? चलेगा? यस, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब प्रोग्राम रन होगा तब आप देखिएगा प्रॉब्लम क्या आएगी। वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक इम्प्रॉपर बिहेवियर आएगा। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन एक इम्प्रॉपर बिहेवियर जरूर आएगा। वो देखिएगा क्या है, लास्ट मैंने लिख दिया है मेन थ्रेड फिनिश। ठीक, प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? यूज माई थ्रेड 3 आ रहा है? अब इसको करते हैं अपन रन, तो देखिएगा आउटपुट में क्या आएगा। पहली बात, सारे के सारे रैंडमली अपने अपने नंबर्स प्रिंट करेंगे। यस, क्योंकि याद रखिएगा तीनों थ्रेड की प्रायोरिटी बराबर रखी है अपन ने। ठीक, अब मैंने इसको रन करा, कुछ दिख रही है आपको प्रॉब्लम? मेन का स्लीप टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, प्रोग्राम खत्म भी हो गया तो भी मेन सो ही रहा है। अच्छा, इसको कम कर दें। अब अगर आप कम कर दें तो कितना कम करेंगे? मान लीजिए मैं इसको 3000 करता हूं। अगर मैं इसको 3000 करता हूं, इमेजिन करिए, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मेन इनसे पहले डेड हो जाए? चेक करिए। अब ये जो आपने कैलकुलेट करा है, ये सिर्फ आपके इस समय 3 थ्रेड्स के हिसाब से आपने 3000 दिया है। अगर आप इसको और 3000 की जगह 2000 या 4000 करेंगे तो बिहेवियर चेंज होने के चांसेस हैं, है ना? वेरी गुड। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है, ये इस बात से इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना कि कितने थ्रेड्स बनाए हमने, और ना ही हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा हमें एक और मेथड देती है, जिस मेथड का नाम होता है ज्वाइन। तो अगला लेक्चर ज्वाइन पे अपन लेंगे, राइट? अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे ज्वाइन, जो मेन को तब तक सुलाएगा जब तक एक भी चाइल्ड थ्रेड अलाइव है। अभी आप मानते हैं मेन को चाइल्ड से कोई मतलब नहीं है, उसे इस टाइम पीरियड से मतलब है, वो इस टाइम पीरियड को देख के सो रहा है। और अब हम चाहेंगे उसे हम तब तक सुलाएं जब तक कोई भी चाइल्ड थ्रेड अलाइव है। वैसे आप अभी भी कर सकते हैं कि नहीं? जितनी आपने जावा अभी तक पढ़ी है, आप ऐसा कर सकते हैं। बताइए कैसे? बताइए कैसे? जल्दी बोलिए। आप लॉजिक लगाकर मेन को तब तक सुला सकते हैं जब तक एक भी चाइल्ड थ्रेड अलाइव है। यस, लेकिन उसके लिए आप मानते हैं यहां एक लूप लगाना पड़ जाएगा आपको। आपको एक लूप लगाना पड़ जाएगा, वो लूप बार बार तीनों थ्रेड्स का अलाइव स्टेटस चेक करेगा। तो कुछ ऐसा होगा, फिर आप यहां से इज अलाइव कॉल कैसे करेंगे? पहले तो ये बताइए, क्या M1 इज अलाइव को कॉल कर पाएगा? क्या M1 इज अलाइव को कॉल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको पब्लिक कर दूं, माई थ्रेड के टीएच को। ठीक, अब एक बात बताइए, ये लाइन समझ आ रही है आपको? वाइल M1 डॉट टीएच डॉट इज अलाइव और M2 डॉट टीएच डॉट इज अलाइव और M3 डॉट टीएच डॉट इज अलाइव, ये समझ आया आपको जो कोड मैंने लिखा? ये लूप क्या चेक कर रहा है? ये लूप चेक कर रहा है अगर एक का भी इज अलाइव ट्रू दे रहा है तो लूप कंटिन्यू हो, यही हो रहा है। और लूप के अंदर हम थ्रेड को स्लीप करा देते हैं। चलिए 1 सेकंड के लिए कराते हैं। आप नोटिस करिए मेन हर 1 सेकंड बाद जागने पर चेक करेगा इनमें से कोई अलाइव तो नहीं है। अगर एक भी ट्रू आया
तो मेन फिर सोने चला जाएगा, राइट। ये कोड आपका काम तो कर रहा है, लेकिन आप मानते हैं इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, उनकी वर्किंग को बीच में डिस्टर्ब करा जाएगा सिर्फ ये देखने के लिए कि इनमें से कोई डेड तो नहीं हो गया है। मेन बार बार सीपीयू टाइम के लिए कंपीट करेगा, जबकि मेन को सिर्फ इतना चेक ही भर करना है कि इनमें से कोई अलाइव तो नहीं है। अब ये जो आपने करा है इसे प्रोग्रामिंग में बोलते हैं पोलिंग। मेन क्या कर रहा है? मेन पोलिंग कर रहा है। पोलिंग मतलब किसी एक्टिविटी के होने का बार बार इंतजार करना। जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बड़े बेचैन हो जाते हैं ना, आप पोलिंग करते हैं ना, बार बार व्हाट्सएप चेक करना, बार बार मोबाइल चेक करना, वो कहलाता है पोलिंग। ऐसे मेन पोलिंग कर रहा है, राइट। मेन इज वेटिंग कि इनमें से कोई डेड हो गया क्या, कोई डेड हो गया क्या, अननेसेसरी मेन टाइम को वेस्ट कर रहा है। इस पोलिंग से बचाने के लिए हमारे पास एक और नया मेथड है, एंड व्हाट इज दैट मेथड कॉल्ड एज? दैट मेथड इज कॉल्ड एज ज्वाइन, जिसमें हमें टाइम पीरियड की चिंता नहीं होगी, राइट। फिलहाल नोटिस करिए, अभी आपका कोड चल जाएगा। हाँ, अभी चल जाएगा कोड, कोई इशू नहीं है। बस दिक्कत ये होगी मेन बार बार सोता रहेगा बीच बीच में। तो लेट्स रन द कोड एंड सी, जो हमने पोलिंग करी उससे कुछ मिला? चेक करिए। अब आपको टाइम पीरियड एग्जैक्टली 3 सेकंड या 2 सेकंड का देने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इनका टाइम बढ़ा भी देता हूं, जैसे अब ये 500 की जगह 1 सेकंड के लिए सोए, तो भी मेन की पोलिंग काम आएगी? सोचिए, तो भी मेन इनके टाइम पीरियड से अब इफेक्ट नहीं होगा। ये मेरा पीस ऑफ कोड फिक्स हो गया, चाहे वो कितनी भी देर सोई जागे, मेन अब तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी इनमें से अलाइव है, राइट। तो अब आप चेक करिए, सेव करा। अब मैंने उनका टाइम पीरियड चेंज कर दिया है। अब नोटिस करिए, क्लियर। लेकिन इससे बेटर तरीका क्या है? इससे बेटर तरीका इस प्रोग्राम को बनाने का है यूजिंग ज्वाइन, जिसमें आपको कोई लूप वूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर।